है जो देखिएगा रिजर्व कैपिटल क्या होती है, तो इट इज़ अ कैपिटल विच इज़ कॉल्ड अप ओनली एट अ टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल की कंपनी ने पहले से डिसाइड कर लिया होता है कि ये वाली कैपिटल हम तभी मंगवाएंगे अगर कंपनी बंद होगी, तो अदरवाइज हम मंगवाएंगे ही नहीं। तो उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल जो कम मंगवाते हैं, ओनली एट अ टाइम ऑफ लिक्विडेशन कंपनी मंगवाते हैं, अदरवाइज हम मंगवाते ही नहीं है। उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, या ठीक है ऐसे रिजर्व कैपिटल बोलते हैं जो मंगवाई जाती है ओनली एट अ टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, अदरवाइज ये मंगवाई नहीं जाएगी। हाँ श्रेया, ये भी अभी तक ये लिखवाया मैंने रिजर्व कैपिटल की डेफिनेशन, तो रिजर्व कैपिटल की डेफिनेशन लिख देना। एक नंबर का क्वेश्चन आया हुआ जो प्रपोज डिविडेंड क्या होती है, प्रपोज डिविडेंड क्या है, इस डैश लायबिलिटी। हाँ जी कोई बताएगा जी कौन सी लायबिलिटी है ये, प्रपोज डिविडेंड कौन सी लायबिलिटी होती है? हाँ जी कोई बताएगा भैया, प्रपोज डिविडेंड इज अ डैश लायबिलिटी, किसी को आता है? कंडीशन लायबिलिटी, प्रपोज डिविडेंड इज अ कंडीशन लायबिलिटी, आंसर ये है। एक और आया हुआ है बच्चों बोर्ड में क्वेश्चन, दैट में इंडिकेट डैश में इंडिकेट डैश में इंडिकेट दैट द फर्म इज experiencing stockouts and lost sales। क्या इंडिकेट करता है कि फर्म का स्टॉक आउट हो रखा है और लॉस्ट सेल्स है। डैश में इंडिकेट दैट द फर्म इज एक्सपीरियंसिंग अ स्टॉक आउट एंड लॉसेज की चार ऑप्शन भी थी पेपर में, एवरेज पेमेंट पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्विक रेशो। आंसर इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसका आंसर है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में इंडिकेट दैट द फर्म इज इंडिकेटिंग स्टॉक आउट्स एंड लॉस्ट सेल्स। है जो हो गया नोट, इरेज कर दूं? इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? तो आंसर है इसका, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट is to provide useful information about कैश फ्लोज। कैश फ्लोज होते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों, कैश फ्लोज दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो। of an enterprise during a particular period during
a particular period under various header activities. तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट कैश इनफ्लोज ऑफ एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड अंडर वेरियस हेड ऑफ एक्टिविटीज. हो गया जो नोट? इरेज कर दूं? फिर जो एक याद रखना, मैंने वैसे लिखवाया था जब कैश फ्लो कराया था, इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिजल्ट इन issue of shares debenture for purchase of plant and machinery. Result in inflow, outflow या no flow. Issue of share or debenture for purchase of plant and machinery. क्वेश्चन है inflow, outflow या no flow. आंसर है इसका no flow, क्योंकि आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा और शेयर इशू कर दिए, तो ना कैश आया ना कैश गया, नो फ्लो. इसी तरह मैंने आपको बताया था बोनस शेयर, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, रिजल्ट इन इनफ्लो, आउटफ्लो या नो फ्लो. इशू ऑफ बोनस शेयर्स, अगर आप बोनस शेयर इशू करते हो तो क्या होगा? इनफ्लो, आउटफ्लो या नो फ्लो? आंसर है नो फ्लो. इट विल नॉट बी शो इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो जब मैंने आपको कैश फ्लो कराई थी तो बताया था ये दोनों चीज़ें कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं होती हैं. मुझे एक मैंने आपको चैप्टर 2 की भी वीडियो का लिंक भेजा था और मैं कहा था देख लेना. देख लिया आप लोगों ने? नहीं देखा? चैप्टर 2 का वीडियो का लिंक भेजा था. वहाँ चैप्टर 2 अगर आपने देखा हो, ये इससे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. जो अगला 2 क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होते हैं. टूल्स ऑफ, इनमें से कौन सा टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं है? टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, अगर आपने चैप्टर 2 का मैंने लिंक भेजा था थ्योरी का, तो अगर आपने देखा हो तो आप इसका आंसर कर लोगे कि इनमें से कौन सा टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं है. विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट. जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पहले होता था हमारे कोर्स में, कोर्स से कट गया. इसमें हम कंपेयर करते थे 2 साल के प्रॉफिट लॉस. कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट, ये भी कट गया है हमारे कोर्स से इस साल. इसमें बैलेंस शीट को कंपेयर किया जाता था, 2 सालों की बैलेंस शीट को कंपेयर किया जाता था. और तीसरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, 1 साल की प्रॉफिट लॉस. और डी है जो कैश फ्लो. तो इनमें से पूछा गया है कौन सा टूल नहीं है. तो बच्चों देखो, ये जो आपका जो आप जो है टूल नहीं है, आंसर का सी है. ये तीनों टूल है, ये टूल नहीं है, बाकी ये तीनों टूल है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इज नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. ये तीनों टूल है. कैश फ्लो टूल है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट टूल है. हाँ जी, कर लिया नोट? तो टूल्स ऑफ फाइनेंशियल से अगर आपने लिंक मैंने जो दिया था चैप्टर 2 का, अगर आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा, वहाँ मैंने टूल्स बता रखे हैं क्या क्या होते हैं. तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट इज नॉट अ टूल. ये भी टूल है, ये भी टूल है, ये भी टूल है. हाँ जी सर, हो गया नोट?
लिखेगा जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, वहाँ पे मैंने लिमिटेशन भी कराई हुई है, ये वैसे 11th में भी आपने पढ़ी होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is limitation of which of the following is a limitation of financial analysis. ये जो आपने अगर वो लिंक देखा है तो उसका आंसर कर दोगे. इट इज जस्ट अ स्टडी और रिपोर्ट्स ऑफ कंपनी. It is just a study or reports. B. It judges the ability of the firm to repay its debt. It judges the ability of the firm to pay debts. C point, it identifies the reasons. It identifies the reasons. It identifies the reasons for change in financial position. It ascertain the relative importance it ascertains the relative importance of different components of financial position of the firm. मुझे इनमें से ना आपको बताना है कि कौन सी लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की. हाँ जी, कोई बता सकता है भाई कौन सी लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की? ऑब्वियसली सारी तो भैया वो बता रही है. ए है आंसर इसका कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इट इज जस्ट अ स्टडी और रिपोर्ट. ए होगा, बाकी सब तो तारीफें हो रही है इसकी. हाँ जो हो गया, जल्दी से नोट करो फटाफट. हाँ जो एक जो गुडविल की डेफिनेशन लिख लेना कि व्हाट इज गुडविल. ये भी आया हुआ है, गुडविल इज वैल्यू ऑफ. गुडविल की डेफिनेशन आई हुई है जो पेपर में कि गुडविल क्या होती है. तो गुडविल क्या होती है? गुडविल इज वैल्यू ऑफ रेपुटेशन. गुडविल क्या है? वैल्यू ऑफ रेपुटेशन है. गुडविल इज वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म which enables it to earn relatively more profit above the normal profit. More profit above the normal profit. तो गुडविल की डेफिनेशन बोर्ड में 1 नंबर की आई हुई है भाई.
हाँ जो हो गया नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट्स। कैश फ्लो में करते हो ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कह रहे कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 मार्क का पूछा गया है। व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। है जो कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, these are cash equivalents are short term, cash equivalents are short term highly liquid investment, highly liquid investment, highly liquid investment which are likely to be converted into cash, which is likely to be converted into cash with insignificant risk, with insignificant risk. So cash equivalents are short term highly liquid investment which is likely to be converted into cash with insignificant risk. वन मार्कर का अर्थ है जो कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं। हाँ जो स्टेट whether the following transaction state whether the following transactions would result in inflow। हाँ जी सर, आर्ट रनिंग यहाँ नहीं है सामने। हाँ, state whether the following transaction would result in inflow, outflow या no flow, inflow, outflow या no flow। ए कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। हाँ जी कोई बच्चा बताएगा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक से क्या होगा, इनफ्लो, आउटफ्लो या नो फ्लो। ऐसी एक है कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, और एक है सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बच्चों एक्चुअली क्या होता है, बैंक कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंज हो तो नो फ्लो होता है। याद रखिएगा कैश और कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंज हो, क्योंकि कैश कन्वर्ट हो जाएगा बैंक में, क्योंकि बैंक भी कैश इक्विवेलेंट और कैश, तो नो फ्लो। ऐसे कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, तो वही कैश और कैश इक्विवेलेंट बदल रहे हैं, नो फ्लो। मार्केटेबल सिक्योरिटी भी किसके अंदर आ जाता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपका वही हो जाता है कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है, तो कैश में चेंज हो रहा है, नो फ्लो। एक वजह ये भी आता है गिव, जैसे कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन की ना, इसके एग्जांपल भी लेना, क्योंकि कई बार पूछ रहे थे गिव 2 एग्जांपल ऑफ कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का एग्जांपल क्या है, मार्केटेबल कैश इक्विवेलेंट का एग्जांपल दे सकते हो, गिव 2 एग्जांपल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, सॉरी गिव 2 एग्जांपल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी पूछी जा सकती है आपसे। गिव 2 एग्जांपल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, गिव 2 एग्जांपल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। गिव 2 एग्जांपल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी। एग्जांपल कमर्शियल पेपर आपने पढ़ा होगा बीएसटी में, फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में, और ट्रेजरी बिल, टी बिल दैट इज ट्रेजरी बिल, बीएसटी में आपने पढ़ा होगा। ये भी पूछा गया है बोर्ड में कि 2 एग्जांपल बताओ अकाउंट्स में।
टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी हमने इसके ऊपर क्वेश्चन किया था। टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं? टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या है? जो एक तो रेशियो एनालिसिस लिख सकते हो, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल पोजीशन। ये 4 टूल होते हैं बच्चों। अगर आपने चैप्टर 2 के जो मैं लिंक भेजा था, अगर हम देख लिया तो आप इसको आंसर कर पाओगे। एक बच्चों क्वेश्चन है 4-5 बार आ चुका है बोर्ड में, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अगर हम बीएसटी पढ़िए तो फाइनेंशियल मार्केट में भी है ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में भी है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। क्या होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर? बीएसटी में पढ़ा होगा आपने फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में। किसी को पता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में पढ़ा होगा, क्या होता है? नहीं होता किसी को? सेक्शन 42 में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो शेयर्स ना सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को प्राइवेटली प्लेस कर देते हैं, लाइक बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे म्यूचुअल फंड जो जिनका बहुत पैसा होता है, या सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कर दिया जाता है, शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ लिखिएगा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स रेफर्स टू, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स रेफर टू issue and allotment of shares, issue and allotment of shares to a selected group of person in place of public issue. These person include प्रमोटर्स जो कंपनी को फॉर्म करते हैं, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं इनका बहुत पैसा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। ये आपके बीएसटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे भी आ जाता है। वहाँ नहीं आया तो यहाँ आ जाएगा, दोनों जगह एक जगह तो आएगा ही आएगा। तो 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। हाँ जो हो गया यहाँ तक करूँ आगे?
एक क्वेश्चन लिखिए बच्चों, when financial variables of a single firm are analyzed and compared over a period of time, it is called dash analysis. हाँ जी, कोई बताएगा कौन सा एनालिसिस होता है? अगर आपने वो पढ़ा है, वो लिंक चैप्टर 2 का लिंक भेजा था मैंने आपको, पढ़ लिया तो कौन सा एनालिसिस होता है ये? इसका आंसर है बच्चों इंट्रा फॉर्म एनालिसिस होता है। क्या? इंट्रा फॉर्म मैडम, इसका आंसर है इंट्रा फॉर्म। इट इज कॉल्ड इंट्रा फॉर्म एनालिसिस व्हेन फाइनेंशियल वेरिएबल ऑफ सिंगल फॉर्म आर एनालाइज एंड कंपेयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इसे इंट्रा फॉर्म कहते हैं। इंटर में तो दो बिजनेस को कंपेयर किया जाता है। ये तो मैंने 11th में पढ़ाया था, जो बच्चे मेरे से 11th में पढ़ते हैं उनको भी पता होगा। इंटर फॉर्म कंपैरिजन और इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन मैंने 11th में भी आपको पढ़ाया था। जब दो बिजनेस को कंपेयर किया जाता है तो उसे इंटर फॉर्म कंपैरिजन बोलते हैं, और जब एक ही बिजनेस के डिफरेंट ईयर्स को कंपेयर किया जाता है उसे इंट्रा फॉर्म बोलते हैं। तो जो बच्चे मेरे से 11th में पढ़े उन्हें तो पता होगा इंट्रा फॉर्म एनालिसिस क्या होता है और इंटर क्या होता है। जो चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो किससे क्या होता है? डिसोल्यूशन होता है या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है? जल्दी बताओ। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होता। ये याद रखिएगा जो कौन सी रेशियो का इस्तेमाल कब होता है, ये भी थ्योरी में पूछा गया कि किस रेशियो का इस्तेमाल कब होता है। याद रखिएगा ओल्ड रेशियो का इस्तेमाल कब होता है? हाँ जी, ओल्ड रेशियो का इस्तेमाल रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, गुडविल इन द बैलेंस शीट को राइट ऑफ करने के लिए, ओल्ड रेशियो का इस्तेमाल रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट लिख लेना, रिजर्व्स प्रॉफिट लॉसेस इन द बैलेंस शीट, रिजर्व्स प्रॉफिट लॉसेस इन द जो बैलेंस शीट होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन बैलेंस शीट। फिर गुडविल बैलेंस शीट में राइट ऑफ करने के लिए, और बताओ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस बांटने के लिए, ठीक है।